राजनीति तो बहुत ज्यादा प्रभावित होती नजर आ रही है और आगे और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन राजीव, देश की राष्ट्रीय राजनीति वो कितना प्रभावित होती नजर आएगी? क्या ये कहें कि 33 साल बाद, यानी जब 1990 में जो लागू हुआ था मंडल कमीशन की सिफारिशें, उसके 33 साल बाद एक बार फिर से जातिगत आधारित राजनीति का ये नया अध्याय शुरू हो रहा है, मंडल 2.0, 2024 का चुनाव, वो कितना और प्रभावित होगा इससे? देखिए, बिहार में ये जातिगत जनगणना जो हुई है पूजा, इसकी सर्वदलीय मांग भी हुई थी, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी इसके लिए आया था। और ये बात बिल्कुल सही है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार में ये शुरू हुआ, जेडीयू की बात शुरू हुई और जेडीयू आरजेडी की सरकार में खत्म हुआ। निश्चित तौर पर इस जातिगत जनगणना कराने के पीछे नीतीश कुमार के एक तीर से कई निशाने हैं। पहली बात तो ये कि जातिगत जनगणना का श्रेय वो ये ले सकते हैं कि सबसे पहले देश में उन्होंने कहा और करके दिखाया। और राहुल गांधी विद इन इंडिया, राहुल गांधी अब उनके पद चिन्हों पर चल रहे। जो बात नीतीश कुमार ने बहुत पहले कही थी वो अब कह रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार ये दिखाने के लिए कि जो अति पिछड़ा जिसको वो कहते हैं, जिसको उन्होंने साधने का काम किया, जिसकी वजह से वो लगातार वोट बैंक उनकी तरफ रहा, एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि अत्यंत अति पिछड़ा जो 36% है, जिनको उन्होंने साधा हुआ है अभी तक। वैसे अगर आप देखें जिस बिरादरी से वो आते हैं वो 3% है, लेकिन 36% के आसपास है अति पिछड़ा वर्ग जो बिहार से आता है। ये एक नई बहस को जन्म तो दे सकता है, लेकिन पूजा, ज्यादातर लोग, और मैं भी ये मानता हूं और आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, ज्यादातर लोग ये मान रहे होंगे कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, कमोबेश लोगों का अंदाजा भी यही है कि देश में इसी तरह की स्थिति है। खास करके उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश की भी जातिगत जनगणना कराई जाए तो मुझे लगता है कि इसी के आसपास यादवों का वोट प्रतिशत शायद कुछ कम हो, पता नहीं, लेकिन 2 अंक में हो सकता है। ये इसी तरह के आंकड़े, और ये आज की बात नहीं है जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप याद कीजिए, जब काशीराम 80 के दशक में और 90 के दशक में जब मंडल आयोग आया, तब एक ही नारा दिया जाता था 85-15 का। उस समय 85% बैकवर्ड दलित की बात कही जाती थी और 15% फॉरवर्ड की बात कही जाती थी। आज के जातिगत जनगणना में भी 12% के आसपास फॉरवर्ड बिहार में आ रहे हैं। तो कम है बस 2-1% को छोड़ के यही जातिगत समीकरण है ही, लेकिन इसको कराना, इसको सार्वजनिक करना, इसका राजनीतिक श्रेय लेना और भारतीय जनता पार्टी के धर्म के कार्ड पर जाति के कार्ड को खेलना, इसका मकसद दिखाई देता है। दूसरी बात, इस जातिगत जनगणना से बहुत सारी चीजें लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज जो देखने में आई है, 1931 से लेकर 2022 यानी करीब करीब 90 वर्ष में अगर आप देखें तो बिहार में जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आने वाले दिनों में देश में हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे मुसलमानों, एक अक्सर से बात आप देखती होंगी, विवाद खड़ा किया जाता है। इससे ये बात समझ में आ रही है कि मुसलमानों की आबादी भी उसी प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है जिस प्रतिशत के हिसाब से दूसरे जातियों की आबादी बढ़ी। आप देखिए 4% के आसपास यादवों की आबादी बढ़ी है, 5% मुसलमानों की बढ़ी है, 5% शेड्यूल कास्ट की बढ़ी है। तो ये जो कहा जाता है, और दूसरी बात ये जो कहा जाता है कि 18 से 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश और बिहार में है, आंकड़े भी बता रहे हैं कि 18 से 20% मुसलमान हैं आज की तारीख में भी, इतने दिनों के आंकड़े के बाद ये जो बातें आई हैं। तो इस जातिगत जनगणना से बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। सबसे पहले तो यही निकाला जा सकता है कि सबसे ज्यादा यादवों का वोट प्रतिशत है। अगर हिंदुओं में देखा जाए, बैकवर्ड्स में देखा गया तो यादव 14% है, उनसे ज्यादा केवल मुसलमान है। तो MY समीकरण है, तो उसका यह भी तर्क दिया जा सकता है कि 3% आबादी वाले नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और 14% वाले तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहे, ये कैसे चलेगा? तो इसके बहुत सारे तर्क निकाले जा सकते हैं। निश्चित तौर पर देश की राजनीति और जातिगत जनगणना की मांग देश के अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के बैनर तले इसको उठाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बार बार कहेगा ये समाज को बांटने और जातिवाद करने की राजनीति।